हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो आपका सीटेट है वो बहुत ज़्यादा आप करीब है। ठीक है, तो कुछ ही चुनिंदा दिन बचे हैं, तो आई होप कि आप लोग अब स्मार्ट स्टडी पे वर्क कर रहे होंगे, यानी आपने सिलेबस को कवर कर लिया होगा और आप लोग PYQs वगैरह लगा भी चुके होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, है ना। PYQs आपको कवर कर लीजिएगा सारे ही। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर सीटेट की, तो NCF 2005 आपका एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यानी टॉपिक आपका जो बोला जाता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके सीटेट में। तो देखिए सीटेट में आपकी ओवरऑल पेडागोजी की मैं बात करूं 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है, चाहे CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ्स हो, यानी कोई भी आपका विषय हो। NCF 2005 जो है वो सभी से जुड़ा हुआ है, यानी ओवरऑल पेडागोजी आपकी इससे पूछी जाती है। और ये जो है आपका टॉपिक वो बिल्कुल 8 से 10 मार्क्स का आपसे ओवरऑल सीटेट में आपसे कवर किया जाता है, यानी पूछा जाता है। तो देखिए NCF 2005 जो है वो आपको उसको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। यानी क्या है आपका NCF 2005। देखिए NCF 2005 जो है वो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? आपका प्रोफेसर यशपाल जी की। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके NCF 2005 है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों की। तो मार्गदर्शी सिद्धांत इसके क्या हैं? देखिएगा, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है जो आपका जो पढ़ाया जा रहा है, यानी जो आपको ज्ञान विद्यालय में मिल रहा है उसको क्या आपको बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, यानी आप बच्चों को अगर बाहरी और दैनिक जीवन से जोड़ के आप चीजें समझाएंगे या फिर पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा। नेक्स्ट देखिए, अध्ययन को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी अब रटने पर बल नहीं देना है। NCF क्या बिल्कुल रटने पर बल नहीं देता है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या एक्टिव हो, यानी संरचनात्मक या रचनात्मक तरीके से सीखे। यानी अब रटंत प्रणाली आपकी नहीं चलने वाली है, तो रटंत प्रणाली आपका बिल्कुल निगेटिव में जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो पाठ्य चर्चा इस प्रकार की हो जो चहुमुखी विकास को मुहैया करा सके। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो आपकी पाठ्य चर्चा हो वो आपकी इस प्रकार की हो जो आपका ओवरऑल विकास कराए, यानी हर क्षेत्र में आपका विकास कराए। ठीक है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। आपको क्या कहा गया है कि जो परीक्षा है उसको क्या अपेक्षाकृत लचीले बनाने की बात हुई है और कक्षा को क्या गतिविधियों से यहाँ पर जोड़ने की बात हुई है। यानी ये नहीं है कि आपको क्या सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आपको एक सिलेबस दिया गया है और उसको याद करके आप रट कर लेके आइए और उसी के बेस पे सिर्फ आपकी क्या होगी परीक्षा होगी। तो अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल परीक्षा को क्या है लचीला बनाया गया है, लेकिन और कहा गया है कि कक्षा को गतिविधियों से क्या जोड़ने की बात की गई है। यानी ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को क्या गतिविधियों मतलब यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्टिविटीज आपके कराने की बात हुई है। अब देखिए, प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। जो आपकी प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो आपकी राष्ट्रीय चिंताएं हैं उनको समाहित करने की इसमें बात की गई है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, जो आपका NCF है उसके जो प्रमुख सुझाव हैं हम वो जान लेते हैं कि हमारे प्रमुख सुझाव क्या हैं। NCF के अकॉर्डिंग बालक जो है वो सक्रिय है, वह स्वयं चीजों
को करे और जाने और सीखे। ठीक है, स्वयं चीजें करे, जाने और सीखे। ठीक है, तो यानी बालक का सक्रिय होना जरूरी है। इसमें बालक सक्रिय हो और वह स्वयं से चीजें सीखे, जाने और उसका खोज करे, है ना, खोज करे, चर्चा करे, जाने, सीखे। तो ये आपका यानी सक्रिय बालक क्या हो, सक्रिय हो, निष्क्रिय ना हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज में भाग ही नहीं ले रहा है, या कोई चर्चा हो रही है तो उसमें ही भाग नहीं ले रहा है ना, या कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है तो वो सीख ही नहीं रहा है, एकदम अलग शांत बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। हर चीज में बच्चा भाग ले। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, कहा गया है जो आपका सीखना है वो कैसा है, सक्रिय, और आपकी कैसी है, सामाजिक क्या है, गतिविधि है आपकी। ठीक है, डर और अनुशासन की जगह हंसी खुशी से जोड़ा जाए। यानी आपको डर और अनुशासन वाला माहौल आपको कक्षा में नहीं रखना है कि बच्चा डर रहा है, यानी आप एकदम स्ट्रिक्ट एकदम बन के गए हैं शिक्षक, और बच्चे क्या आपसे डर रहे हैं कि अरे टीचर कहीं मारे ना, टीचर कहीं दंड ना दे। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उन्हें डराना, धमकाना, दंड देना आपका बिल्कुल इसमें निगेटिव माना गया है। यानी आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, या स्ट्रिक्ट अनुशासन आपको बना के नहीं रखना है। वहां पे एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको कक्षा में नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो डर और अनुशासन की जगह क्या हंसी खुशी से जोड़ा जाए। यानी बच्चे को एकदम इस तरीके से आप समझाइए कि बच्चा आसानी से चीजों को सीख जाए, और ज्यादा से ज्यादा एकदम ऐसा माहौल रखिए कि बच्चा आपसे बिल्कुल फ्रेंडली हो, यानी आपसे हर चीज, हर चर्चा कर सके, अगर उसको कोई समस्या है तो वो भी बता सके, डरे नहीं। तो इस तरीके का आपको माहौल रखना है। बालक को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा और संस्कृति को सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी आप देखिए जब आप प्राइमरी की बात करते हैं एनसीएफ 2005 में बालक यानी बाल केंद्रित आपकी शिक्षा पर बल दिया गया है। तो बिल्कुल बालक को क्या आपको महत्वपूर्ण मानना है, यानी बालक जो है वो आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जो बच्चा है वो सर्वोपरि आपके लिए होना चाहिए। और क्या कहा गया है कि जो उसकी भाषा और संस्कृति है, यानी एक कक्षा है, आप किसी कक्षा के टीचर हैं, मतलब आप जाते हैं कक्षा में और वहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं के बच्चे हैं, भिन्न भिन्न लोगों, सबकी संस्कृति है, भाषा है, तो उसको आपको अपनाने की बात हुई है। ऐसा नहीं करना है कि ये एक समस्या है या फिर एक कठिनाई है, अरे ये तो बच्चा दूसरी भाषा बोल रहा है ना, तो इसको मैं अलग बैठा देता हूँ, अरे ये तो कुछ समझेगा ही नहीं। तो इस तरीके का आपको माहौल नहीं रखना है। बिल्कुल सभी के साथ बच्चे को समान शिक्षा देनी है और उसकी भाषा और संस्कृति को क्या देना है, सम्मान देना है। और उसे अपनी कक्षा में क्या महसूस कराना है, एकदम सहज महसूस कराना है कि वो बच्चा भी हम ही लोग की तरह, हम ही लोग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण यानी आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही भाषा को बस महत्व देंगे, आपको मातृभाषा में सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अन्य भाषाओं को निग्लेक्ट करेंगे। बिल्कुल, तो बहुभाषिक कक्षा का शिक्षण कैसा होना चाहिए, बहुभाषिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भाषा के कितने हैं, भाषा के कौशल जो हैं वो आपके 4 हैं। यहाँ पर भाषा होगा, अगर हम भाषा के कौशलों की बात करें तो आपके 4 कौशल बताए गए हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। इसको आप शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, सुबोपली। ठीक है, क्या कह सकते हैं, सुबोपली। और ये इसी क्रम में होते हैं और अंतर संबंधित होते हैं। यानी बच्चा जब सबसे पहले क्या सुनना सीखता है, सिर्फ सबसे पहले क्या सुनना सीखेगा, फिर वो बच्चा क्या धीरे धीरे बोलना सीखेगा,
फिर बच्चा पढ़ना सीखेगा और फिर बच्चा लिखना सीखेगा। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं, एक क्रम में है और इसको हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, सुबोपली। क्लियर। अब देखिए क्या कहा गया है, जो शिक्षण कार्य को ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र के द्वारा कराया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण सूत्र के द्वारा कराया जाना चाहिए एवं मूर्त से अमूर्त और सरल से जटिल की ओर इन शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, यानी शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी पहले आपको बच्चे को इससे जोड़ना है, बच्चे को जो आता है उससे आप जोड़कर उसको कुछ नया सिखाएंगे। एनसीएफ बात करता है, यानी बच्चे को आप ये गए क्लास में और बच्चे को एकदम से कोई नई चीज सिखाने लग गए तो बच्चा उसको सीखने में समय लेगा या फिर हो सकता है उसको कुछ समझ ही ना आए। लेकिन अगर बच्चे को अगर कुछ ज्ञात है, यानी उसका जो पूर्व ज्ञान है उससे उसको जोड़ के, उससे आधार को जोड़ के और तब आप कुछ नया ज्ञान सिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ पे आप बच्चे को जो ज्ञात है उससे किसकी ओर ले जाएंगे, अज्ञात की ओर ले जाएंगे। ठीक है, और मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चे ने जो देखा है, जो मूर्त मतलब जो बच्चा सामने देख सकता है, चीजें महसूस करता है, दैनिक जीवन से जोड़ के आप किस पे ले जाएंगे, यानी आप फिर ले जाएंगे अमूर्त की ओर, कि जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, जो आपका महसूस नहीं कर पा रहा है, तब ले जाएंगे आप अमूर्त की ओर। ठीक है, पहले आप बच्चा के सामने प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हैं उनसे जोड़कर आप अमूर्त की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और क्या कहा गया है कि सरल से जटिल की ओर। ठीक है, यानी बच्चे को एकदम कठिन की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहिए, एकदम जटिलता के रूप में नहीं ले जाना चाहिए, आपको सरल से जटिल की ओर ले जाना है। ठीक है, सरल से जटिल की ओर ले जाना है, यानी आप अगर कोई क्वेश्चन करा रहे हैं तो पहले ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत बड़ी संख्या का क्वेश्चन दे देंगे। सबसे पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद यानी बच्चे को जो आते हैं, जो बच्चा आसानी से कर लेता है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या उसका लेवल बढ़ाएंगे, यानी सरल से जटिल की ओर इन शिक्षण क्या है, इन्हीं जो है, इन्हीं के द्वारा, ये जो सूत्र हैं इन्हीं के द्वारा आपको शिक्षण का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, यानी इसी तरीके से आपको शिक्षण देना है बच्चों को। अब देखिए, बच्चों की किताबें जो है वो संदर्भात्मक होनी चाहिए और बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना कि मोटी और भारी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे की जो बुक्स हैं वो ऐसा नहीं है बहुत मोटी हो और बहुत भारी हो तभी वो अच्छी मानी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुक्स में अगर कंटेंट अच्छा है तो वो बुक अच्छी मानी जाती है, ना कि ऐसी बुक जो फिर मोटी हो और भारी हो। ठीक है, तो ऐसी बुक अच्छी नहीं जानी जाएगी, बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चे की किताबें हैं उसमें ऐसे आपको ऐसे पाठ होने चाहिए या ऐसे आपको डिफाइन किया जाना चाहिए जो उसका पाठ्यक्रम है जो बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ हो, तो बच्चा उन बुक्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और संदर्भात्मक होनी चाहिए, यानी इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए वो पुस्तक कि बच्चा आसानी से उन सारी चीजों को समझ सके। अब देखिए, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि बच्चा आपका फर्स्ट में है और आप उसे 4th क्लास वाली या 5th क्लास वाली चीजें आप समझा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार ही आपका क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, प्रमुख सूत्र क्या है, शिक्षा जो है वो बिना बोझ के
आपका यानी आपका बैग भारी नहीं होना चाहिए। वही मैंने कहा है, जो कंटेंट है, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, वो आपकी भारी नहीं होनी चाहिए, यानी मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें जो कंटेंट दिया है वो अच्छा होना चाहिए। तो एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख सूत्र आपका क्या हो गया? शिक्षा जो है वो बिना बोझ के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो और सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। देखिए, चहुमुखी विकास की बात हुई है और आपके समावेशी वातावरण को तैयार करने की बात हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको हर बच्चे को एक ही जैसा ट्रीट करना है, समावेशी वातावरण तैयार करना है, आपको सभी बच्चे को एक जैसा ट्रीट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 निम्न विधियों पर जोर देता है। कि किन चीजों पे जोर देता है? करके सीखने पे। ठीक है, फिर निरीक्षण विधि पे जोर देता है और आपका परीक्षण विधि पे जोर देता है, सामूहिक विधि पे जोर दे रहा है, मिश्रित विधि पे जोर देता है, और शिक्षक एक क्या है? सुगम करता है, जो सूचना को बोध में बदलने की प्रक्रिया या फिर विविध उपायों द्वारा बच्चों के हेतु सहायक होता है। ठीक है, क्या है? एक शिक्षक जो है वो एक सुगम करता है। कहा गया है जो सूचना को बोध में बदलने की प्रक्रिया या फिर विविध उपायों द्वारा बच्चों के हित में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से संबंधित परीक्षा उपयोगी आपकी कुछ प्रमुख बातें दी हुई हैं, इनको देख लीजिए। क्या कह रहा है कि मोटी किताबों के बजाय वास्तविक ज्ञान दिया जाना चाहिए और क्या? मातृभाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, यानी वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ बच्चों का जो है वो किताबें होनी चाहिए, ना कि मोटी होनी चाहिए, भी बताया है। और बच्चा क्या है? मातृभाषा को महत्व दिया जाना चाहिए, यानी अगर बच्चे की जो बुक्स हैं वो उसकी मातृभाषा में ही होंगी तो बच्चा ज्यादा आसानी से उसकी भाषा को, चीजों को समझ पाएगा। देखिए क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन के बजाय संस्कृति को सिखाना होना चाहिए। यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मनोरंजन हो रहा है, ठीक है, बल्कि उसके बजाय संस्कृति को सिखाना होना चाहिए। बिल्कुल, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए और अनुभव और जिज्ञासाओं के कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जिज्ञासा को कक्षा में स्थान क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कि आपको क्या शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, वही सरल से जटिल की ओर, है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। यही सब आपके जो शिक्षण सूत्र हैं इनको बिल्कुल ध्यान में रखकर आपको शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए इसमें। और क्या अनुभव और जिज्ञासा को कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक विविधता एवं लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालक एवं बालिकों में उत्पन्न क्षमताएं, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, समान होती हैं। इस भिन्न तो शारीरिक विशेषताएं होती हैं। अब क्या कहा गया है कि समाज में व्यापक ऐसे विचार जो पुरुष एवं महिलाओं में भेद करते हुए यह मानते हैं कि पुरुष अधिक क्षमतावान है और उसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 में क्या यह सुझाव दिया गया है कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूढ़िवादिता तो है ही, परंतु इस तरह की रूढ़िवादिता विद्यालयी परिवेश में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, तो कहा गया है, इसमें आपको ये बताया गया है सिंपली जो
आपके बालक और बालिकाएं हैं उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि लड़के अधिक क्षमतावान हैं या लड़कियां वीक है, या फिर अरे लड़कियों को तो होम साइंस लेनी चाहिए, लड़की है तो विषय में क्या उसे होम साइंस ले लेना चाहिए, लड़का है तो इसको मैथ या फिर साइंस लेनी चाहिए। तो इस तरीके की थिंकिंग होती है, यानी अरे लड़की है तो ये इतने कठिन या फिर टफ सवाल जो है वो गणित के वो नहीं कर पाएगी, ये तो होम साइंस के ही लिए बनी है। तो इस तरीके का लोग जो हैं वो बिल्कुल मानसिक रूप से बोले तो उनकी मानसिक थिंकिंग जो होती है, सोच जो है वो यही है। और कहा गया है कि एनसीएफ 2005 भी क्या है, यह सुझाव दिया गया है उसमें कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है वो एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूढ़िवादिता तो है ही, परंतु इस तरह की रूढ़िवादिता कभी कभी आपको विद्यालयी परिवेश में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि तुलना, असमानताओं, अंतर आदि को जो बालक और बालिकाओं से संबंधित हों उनको पाठ्यक्रम में स्थान नहीं देना चाहिए। तो जो आपको पीछे थ्योरी बताई गई है, यानी इस तरीके की रूढ़िवादिता जो चलती आ रही है, इस तरीके की जो रूढ़िवादिता चलती आ रही है, अब इसको खत्म करने की एनसीएफ 2005 बात करता है और ये कहता है कि तुलना करना, लड़के लड़कियों में असमानता या फिर अंतर, इन सब की बात जो है वो बालक बालिकाओं से संबंधित हो, उनको क्या पाठ्यक्रम में स्थान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और क्या कहा गया है कि कक्षा में प्रयोग किए गए जो उदाहरण है एवं शिक्षण सहायक जो सामग्री है जो पक्षपातपूर्ण होती है उनका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए। यानी जो लड़के लड़की में भेद कराएं ऐसी जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री भी आपको यूज नहीं करनी चाहिए और ऐसे उदाहरण भी कक्षा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है, जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने के लिए बाल केंद्रित आपकी शिक्षा जो है और समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता समाप्त कब होगी, जब आप समावेशी वातावरण बनाएंगे और आप बाल केंद्रित शिक्षा देंगे, यानी आप सभी को समान रूप से शिक्षा देंगे और बालकों से रिलेटेड देंगे। यानी ये नहीं है कि हम सिर्फ लड़के हैं तो उन पे जोर ज्यादा देना है या उनको अच्छे से समझाना है, या फिर लड़कियां हैं तो उनको बिल्कुल पीछे बैठाना है, साइड कर देना है। तो इस तरीके की आपको शिक्षा नहीं देनी है, आपको बाल केंद्रित आपको शिक्षा देनी है, सभी को लेकर सभी को समान रूप से समावेशी शिक्षा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, प्रयोगशाला सभी में समान स्थान प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, यानी चाहे लड़का हो या लड़की हो सभी को क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का हक है और खेल सभी के लिए समान है। यानी लड़कियां, ऐसा नहीं है कि कबड्डी है तो सिर्फ लड़के खेलेंगे लड़कियां नहीं खेलेंगी, या फिर अगर खो खो है तो वो सिर्फ लड़कियां खेलेंगी और लड़के नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं करना है। सभी को समान रूप से आप सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, प्रयोगशाला यानी सभी में आपको उनको समान स्थान प्रदान करने की बात हुई है। लैंगिक रूढ़िवादिता का विपरीत लैंगिक सशक्तिकरण है अथवा महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि लैंगिक रूढ़िवादिता का क्या है, विपरीत लैंगिक सशक्तिकरण है, यानी महिला सशक्तिकरण है। अब क्या कहा गया है कि लिंग एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल क्या है, यह एक सामाजिक संरचना है, तो बिल्कुल आपको इसको क्या ध्यान में रखना है। तो आप आई होप कि समझ गए होंगे पूरा ऑल ओवर एनसीएफ 2005 किन चीजों पर जोर देता है, किन चीजों पर फोकस करता है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की बात ओवरऑल हुई है। तो एनसीएफ 2005 में ये जो इम्पोर्टेंट चीजें थी आपकी वो आज कवर कर दी हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब आपके कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर गलत नहीं होंगे एनसीएफ के रिलेटेड।
तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक मिलते रहें। और आपकी मैथ्स तो डेली आपकी 2 बजे क्लास होती ही है, तो प्लीज जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।